ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। इसमें आज हम पार्ट 1 देखेंगे। इसमें बहुत बाकी पार्ट्स भी आगे आने वाले हैं, इसके लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि काम कैसे करना है। ये बिल्कुल ऐसी एक लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज में हम किसी से भी बात करते हैं। अगर हम आपस में इंसान जब बात करते हैं तो किसी लैंग्वेज से बात करते हैं, उसके बाद वो लैंग्वेज जब समझ आती है तब हम कोई भी काम करते हैं। इसी तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर है, इससे हम ये जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का, जो भी इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, उनके साथ अगर हमें बात करनी है, उनको अगर हमें कोई काम करवाना है, वो सारा काम हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ही करते हैं। तो इसमें ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर हमारे पास हार्डवेयर है, हार्डवेयर को मान लीजिए एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म में रूह नहीं होगी तो रूह सॉफ्टवेयर है। तो इसका मतलब है अगर एक इंसान चलता फिरता है, इसके अंदर एक तो जिस्म भी है जो हार्डवेयर की शेप में है, इसी तरह जो रूह है जिसको हम सॉफ्टवेयर से यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डिवाइस को यूज़ करने के लिए। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एक लिंक रहता है हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान। अब ये जो हम प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं, इन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए अलग इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ये इंडिविजुअल्स होते हैं, इसी तरह से ये जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ये इनमें डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट प्रोसीजर्स और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके इनको बनाते हैं, तब जाके हम इन प्रोग्राम्स को यूज़ कर पाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये हर एक सिलेबस में आता ही रहता है, हर एक एग्जाम्स में ये आते रहते हैं। इसीलिए इसमें हमने ये जो टॉपिक है, इसको अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड करके रखा है ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है, उसके लिए 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स। ये तीनों चीज़ें कीबोर्ड पे मौजूद होती है। इन तीनों चीज़ों का एक ही काम होता है। जब भी हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है, जो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उनके लिए फिर वो जो कोडिंग करते हैं, वो कोडिंग थ्रू कीबोर्ड उनमें करते हैं, तब जाके वो कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट है, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बनाते कैसे हैं। तो मैंने अभी बोला, ये स्टार्ट हम करते हैं कीबोर्ड से। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर Z तक होते हैं, नंबर्स 0 से लेकर 9 तक। इसी तरह स्पेशल सिंबल्स, इसमें अलग अलग @ ऑफ होता है, हैश होता है, एम्परसेंड, परसेंट, कैरेट वगैरह, तो वो सिंबल्स कहलाते हैं। जब हम इन चीज़ों को कंबाइन करते हैं, तब जाके हम कोई भी और डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वहाँ से चीज़ बनेगी वो होता है कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड। कांस्टेंट वो चीज़ होता है जो हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है 5, 6, 10, 40, ये कांस्टेंट होता है। इसी तरह है वेरिएबल, हम लिखते हैं x = 5, x = 10, sum = 15। तो इसका मतलब है ये जो x या सम मैंने वर्ड यूज़ किया है, हम इन चीज़ों को वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इनके जो वैल्यूज़ है वो हमेशा वेरी हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसके बाद होता है कीवर्ड। कीवर्ड होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, जिनका एक पर्टिकुलर काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। उसके बाद जब हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन बन जाता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब है, जैसे हम लिखते हैं सम = a + b, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम = होता है a + b का जो एडिशन हो जाएगा वो सम के अंदर स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है ये कंप्यूटर को एक काम करने के लिए बताता है। तो इस काम को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सिंपली होती एक कमांड है, ठीक। जैसे अगर हम किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जब हम उस ऑप्शन पे क्लिक करके वो काम करते हैं, तो इसका मतलब हमने एक कमांड पे क्लिक किया, एक इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया, तो वो काम वहाँ पे हो जाता है। जैसे अगर हम
कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे उसका जो फाइल मेन्यू होता है उसमें न्यू, ओपन, सेव, तो न्यू एक इंस्ट्रक्शन या कमांड होती है, इसी तरह ओपन एक कमांड होती है, या कैलकुलेटर में देखेंगे प्लस एक कमांड होती है, माइनस एक कमांड होती है या इंस्ट्रक्शन होती है। तो इसका मतलब है इतने भी सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को हम इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। उसके बाद जब हम इन इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करते हैं ना, उसके बाद वो बन जाते हैं प्रोग्राम। इसका मतलब है अगर हम फाइल मेन्यू को देखेंगे, फाइल मेन्यू में न्यू आता है, ओपन, सेव, सेव एज आता है, प्रिंट, इसी तरह से बाकी ऑप्शंस आते हैं। तो अगर हम इस पूरी फाइल मेन्यू की बात करेंगे, फाइल मेन्यू के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसका मतलब है ये फाइल एक प्रोग्राम बन जाता है। तो इसी तरह अगर हम दूसरा मेन्यू देखेंगे, उसका एडिट ऑप्शन में बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो वो एडिट का प्रोग्राम बनेगा। तो जब हम इन सारे प्रोग्राम्स को एक ही जगह पे कंबाइन करते हैं, तब जाके वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनता है जिसको हम यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करते हैं वो इंडिविजुअली इंस्टॉल नहीं करते हैं, बल्कि एक पैकेज के साथ इंस्टॉल करते हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर होता है। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो बना हुआ होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर से, जिसमें वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसी तरह एक्सेस है। तो उन सभी चीज़ों को एक ही पैकेज में, एक ही पैक में रख के हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो बन जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज। उसके बाद है कि अब सारा जो काम है ये करते कैसे हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ये इसमें जो स्टेप्स है वो कहाँ से कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले दो चीज़ें इसमें ज़रूरी होते हैं, एक होता है एल्गोरिदम और दूसरा होता है फ्लो चार्ट। इन दो चीज़ों को हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उसके जो स्टेप्स होते हैं वो इन दो चीज़ों से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हमें कोई किसी बिल्डिंग का मतलब कोई बिल्डिंग बनानी है, सबसे पहले हम उसका ये जो रफली क्या कहते हैं उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं एक रफ पेज पे, या कोई इंजीनियर उसका जो डायग्राम है वो बना के देता है, तब जाके हम उस पर काम करते हैं। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है, सबसे पहले वो उसका एल्गोरिदम बनाएंगे और उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, तब जाके उसका कोडिंग जो है, कोडिंग पार्ट उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बेसिक चीज़ रहती है हर एक प्रोग्राम को और एक सॉफ्टवेयर को बनाने में। इसमें हम मैथमेटिकल या कंप्यूटर कोई भी प्रॉब्लम्स यूज़ करते हैं। इसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, रीजनिंग कोई भी हो या डेटा प्रोसेसिंग। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है। और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो नेचुरल लैंग्वेज, नॉर्मली हम जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में एक एल्गोरिदम को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स होते हैं, इसमें अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग एरोज होते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उसके लिए जो यूज़ करते हैं सिंबल, वो ओवल शेप होती है। फिर जहाँ पे भी हमें इनपुट और आउटपुट देना होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू पैरेललोग्राम। प्रोसेसिंग के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको रेक्टेंगल से। और जहाँ पे भी डिसीजन हमें लेना हो किसी भी चीज़ के बारे में, वहाँ पे हम रोम्बस का यूज़ करते हैं, रोम्बस शेप। और उसके बाद सभी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि एक एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम देखेंगे। मान लीजिए मुझे एक स्टूडेंट के जो मार्क्स है उनका मुझे सामने पहले निकालना है, उसके बाद उसमें हम चेक करेंगे कि वो जो स्टूडेंट है वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम में पहले स्टेप में लिखा है, तो हमें इनपुट देना है 4 कोर्सेज के मार्क्स का, M1, M2, M3 और M4। तो जब हम इनपुट देंगे उसके बाद इन चारों का एवरेज हम निकालेंगे। एवरेज इस फार्मूला से हम निकालेंगे। उस एवरेज का नाम हम रखेंगे ग्रेड। ग्रेड इज इक्वल टू पहले इन 4 का एडिशन, उसके बाद डिवाइडेड बाई 4, तो वहाँ से इसका एवरेज आएगा।
अब ये जो एवरेज है, अगर ये एवरेज निकला है लेस देन 60, इसका मतलब इसके जो एवरेज मार्क्स है अगर वो 60% से लेस आए हैं तो वहाँ उस वक्त वहाँ पे वो फेल दिखना चाहिए, वरना वो पास है। इसका मतलब है अगर इसके मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो ये पास है, वरना ये फेल है। तो ये तो हुआ एल्गोरिदम। यहाँ पे आप देखेंगे ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हमने इसको यूज़ किया है। अब अगर हम इसी को कन्वर्ट करेंगे फ्लो चार्ट के अंदर, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट और एंड के लिए यहाँ पे देखेंगे, स्टार्ट में हमने ओवल शेप को यूज़ किया है और उसके बाद स्टार्ट में ये ओवल शेप है और उसके बाद एंड में भी ओवल शेप है। तो यहाँ जहाँ पे भी हमें स्टार्ट और एंड यूज़ करना होता है वहाँ पे हम ओवल शेप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें इनपुट देना है। इनपुट में हमें 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, तो उस वक्त हम ये पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमें आउटपुट दिखाना है, आउटपुट दिखाने के लिए जो भी रिजल्ट है पास हो या फेल हो, उसके लिए भी पैरेललोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में मतलब जो हमें काम एक्चुअल में वहाँ पे करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रेड इज इक्वल टू पहले इनका सम फिर डिवाइडेड बाय 4। अब जो वहाँ से रिजल्ट आएगा ग्रेड के अंदर इसका रिजल्ट सेव हो जाएगा। अब हम उस ग्रेड को चेक करेंगे, वो जो रिजल्ट वहाँ से आया है अगर वो ग्रेड लेस देन 60 है तब जाके वहाँ से यहाँ पे डिसीजन इसको लेना है। क्या डिसीजन लेना है, अगर इसके मार्क्स लेस देन 60 है तो ये फेल आना चाहिए वहाँ से, वरना ये पास आना चाहिए। तो यहाँ पे यस की जगह फेल आएगा और अगर कंडीशन गलत है तो पास आएगा। उसके बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, मतलब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम बाकी प्रोग्राम्स को बनाते हैं। जैसे एक मशीन से दूसरी मशीन बनाते हैं या उसके पार्ट्स बनाते हैं, इसी तरह एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से हम बाकी प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। जिन प्रोग्राम्स से हम बाकी सॉफ्टवेयर्स को तैयार करते हैं उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में। तो सबसे पहली लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज। इसमें 2 टाइप्स है, मैशीन लेवल और असेंबली लैंग्वेज। फिर दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें 3 टाइप्स होते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड और उसके बाद प्रॉब्लम ओरिएंटेड और उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हम सिंपली यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि कंप्यूटर को हमारी जो बात है वो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर डायरेक्टली। तो इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं या बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी मतलब बाई मतलब 2, नरी मतलब नंबर। इसका मतलब ये जो मशीन लैंग्वेज है इसमें 2 नंबर्स होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। खाली यही एक लैंग्वेज है जो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आ जाती है। अब पहले मेरे डायरेक्टली अगर ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड होती है कंप्यूटर को तो इसका मतलब इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है और इसके लिए हमें मेमोरी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें क्या ये डिमेरिट्स हैं, इसमें सबसे पहले हर एक इंस्ट्रक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है 0 और 1 की फॉर्म में, इसलिए बहुत मुश्किल रहता है इसमें काम करने के लिए। और उसके बाद इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें जो अगर अब एरर्स कोई भी आएंगे उनको निकालने के लिए, उनको उन एरर्स को रिमूव करने के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है और इस लैंग्वेज को ज़्यादातर एक्सपर्ट से यूज़। उसके बाद है दूसरी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज ही होती है, इसमें लेकिन न्यूमोनिक कोड्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे ऐड यूज़ करते हैं हम एडिशन के लिए, इसी तरह सब्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सब लिख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में जब भी हम इस प्रोग्राम को लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसमें हम ये न्यूमोनिक कोड्स लिखेंगे। इन न्यूमोनिक कोड्स को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो हमें इस लैंग्वेज को फिर कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल में मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो इसमें क्या क्या मेरिट्स है, एक तो ये बहुत आसान रहता है, ये जो मशीन लैंग्वेज है उससे बहुत ही आसान रहता है क्योंकि हम इसमें इंग्लिश लाइक थोड़े वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, डिवीजन के लिए ड्यू। इसके बाद इसमें प्रोग्रामिंग जल्दी हो जाती है और एरर्स भी हम जल्दी से निकाल सकते हैं इसमें।
अब इसमें डिमेरिट्स क्या है, ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं होती है कंप्यूटर से, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है थ्रू ट्रांसलेटर्स, और ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, तो इनको में हो जाती है। उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज से रिजेंबल करते हैं, या इंग्लिश लाइक वर्ड्स जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाई लेवल और लो लेवल का चक्कर क्या है, जैसे अगर हम किसी फॉरेनर से बात करते हैं, उसको खाली वहाँ की लैंग्वेज समझ आती है। फॉर एग्जांपल फ्रांस से कोई आया है तो उसको सिर्फ फ्रेंच आती है, ठीक। तो अगर वो हमारे साथ फ्रेंच में बात करेगा तो हम तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो जो फ्रेंच है वो हमारे लिए हाई लेवल है। अब अगर वो इंग्लिश में बात करेगा और हम इंग्लिश समझते हैं तो हमारे लिए वो लो लेवल है। इसी तरह बिल्कुल कंप्यूटर्स में भी होता है। अभी जो हाई लेवल है ये तो हमारे लिए लो लेवल है, लेकिन कंप्यूटर के लिए हाई लेवल है। ये लैंग्वेज हमें समझ आती है लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं आती है, तो यहाँ इस पॉइंट पे ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जी वो लैंग्वेजेस होते हैं जो कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं होते हैं। ये लैंग्वेजेस बहुत ही आसान होती है इंसानों के लिए सीखना, और इसमें बहुत कम टाइम लगता है, या अगर कोई एरर वगैरह आता भी है तो उसको भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रेक्टिफाई करने में। और इस लैंग्वेज को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि ये जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर को समझ आ जाए। इसके लिए हमें ट्रांसलेटर करना पड़ता है। अभी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है इसमें दो डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको हम 3GL भी कहते हैं। इसमें हम नॉर्मली फोकस करते हैं स्टेप्स, और उन स्टेप्स का जो ऑर्डर है उस पर फोकस करना पड़ता है। अब अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है इन लैंग्वेजेस से, तो उसके लिए जो स्टेप्स है उन पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो उनका ऑर्डर है उन स्टेप, क्योंकि एक प्रोसीजर ये मतलब ये एक सीरियल, ये जैसे इसमें सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि पहली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर ऐसे ही नॉर्मली ये किसी भी लाइन के अंदर जाती है विदाउट यूजिंग ऑफ लूप्स या अदर ये कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो इसकी एग्जाम्पल है पास्कल, कॉबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाने में। इसी तरह है फॉरट्रैन, फार्मूला ट्रांसलेटर। उसके बाद दूसरी टाइप होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसमें ज़्यादा फोकस रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ना कि इसके जो स्टेप्स हैं उनमें, ठीक। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, और इसमें हम डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है विजुअल बेसिक, C# और उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज, जिसको हम 5GL लैंग्वेज भी कहते हैं। ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है। ये बहुत ही आसान यूज़ करने के लिए और समझने के लिए होती है, और ये ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे कि रोबोट्स वगैरह यूज़ होते हैं। उनमें रोबोट्स में हम नॉर्मल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करते हैं, और वहाँ से जो आउटपुट है वो भी इसी नॉर्मल या नेचुरल लैंग्वेज में ही वहाँ से इसका मिल जाता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है इंटरैक्ट। उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का काम होता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में, जैसे कि लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो इनका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम HLL टू LLL भी कह सकते हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम्स, जो इनपुट इसका होता है वो होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया हुआ है, जिसका कोड बनाया हुआ है, उस कोड को हम कहते हैं सोर्स कोड। जब हम उस सोर्स कोड को ट्रांसलेटर के अंदर दे देते हैं, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बन जाता है मशीन कोड, ठीक। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी वो फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच का जो आदमी है, तो अगर उस फ्रेंच के साथ हमें बात करनी है तो
फ्रांस वाले से बात करनी है तो उसके लिए हमें बीच में एक और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जिसको फ्रेंच भी आती हो और इंग्लिश लैंग्वेज भी आती हो। तो बराबर ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, इसको दोनों समझ आते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को, मतलब हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जो सी है, C++ है, जावा है, जो कोई भी हम लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को वो सारी समझ आ जाए। इसमें अब डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। सबसे पहले कंपाइलर को हम देखेंगे। ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम्स को लो लेवल लैंग्वेज में। ये पूरे प्रोग्राम को एक ही सेशन में, एक ही साथ में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद वो रन हो जाता है। इसका मतलब अगर एक प्रोग्राम अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज में उसके मान लीजिए 10 पेजेस है, तो वो 10 के 10 पेजेस सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएंगे लो लेवल में, तब जाके वो रन हो जाता है। तो इसमें क्योंकि ये एक ही साथ में सारा कन्वर्ट करता है तो इसके लिए इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का भी यही काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लेकिन ये एट ए टाइम ये काम नहीं करता है, बल्कि लाइन में लाइन ये काम करता है। तो इस वजह से ये बहुत जल्दी प्रोग्राम को रन करता है। मतलब इसने एक प्रोग्राम को, एक लाइन को कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया लो लेवल में, और वहाँ से वो एक लाइन पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरह से बाकी लाइनें होती रहती है। उसके बाद लास्ट वाला है असेंबलर। असेंबलर भी ट्रांसलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो इनपुट है वो असेंबली लैंग्वेज होती है। वो जो ऊपर वाले 2 ट्रांसलेटर्स हैं उनमें हम हाई लेवल लैंग्वेज एज इनपुट देते हैं, लेकिन असेंबलर में असेंबली लैंग्वेज जो कि न्यूमेरिक कोड से बनी होती है उसको एज इनपुट देते हैं। उसके बाद वो 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को समझाने के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। कंपाइलर कहाँ पे यूज़ होता है? एक तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में यूज़ होता है, इसी तरह GNU कंपाइलर कलेक्शन में, या COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज में। इसी तरह इंटरप्रेटर ये इन तीनों में यूज़ होता है, OCOM लिस्ट प्रोसेसिंग और पाइथन। और असेंबलर यूज़ होता है फॉरट्रैन असेंबली प्रोग्राम में, मैक्रो असेंबली प्रोग्राम में और सिंबॉलिक ऑप्टिमल असेंबली प्रोग्राम के अंदर। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी पे आगे जाएंगे। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो उन सभी को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।